हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से महात्मा जी स्टडी 91 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का फिजिक्स एनसीईआरटी पैटर्न से है, जिसका हम लोग टॉपिक चल रहा था हम लोगों का लेसन नंबर 12 विद्युत धारा वाला, जिसमें 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, यानी 4 लेक्चर्स के वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर्स है वो 5वां पार्ट है। तो इससे पहले यदि आप लोग 4 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपसे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखिएगा, तब पुनः इसको देखेंगे तो शायद बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का हेडिंग है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कि जैसे विद्युत बल्ब होता है, हीटर होता है, या और अन्य कोई उपकरण जैसे विद्युत मोटर, प्रेस होते हैं, तो उसमें जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय बाद वह यंत्र कुछ गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो उससे उसी को जो गर्म होने की घटना होती है, प्रभाव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी प्रतिरोध युक्त चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय बाद वह चालक क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना या प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे देखते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर आदि में किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का। इसमें टोस्टर भी आपका आ जाएगा, जो पानी गर्म करने वाली यंत्र होता है, उसको भी देखते हैं। जैसे करंट में ले जाकर के उसको फ्लो कराएंगे तो कुछ समय बाद वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, आपका हीट हो जाता है। तो क्या करता है, ताप का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की जो सारे घटना होते हैं उसको हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसी से रिलेटेड विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। हेडिंग बनाइएगा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी इस पे केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं। तो जिस प्रकार विद्युत धारा के तापीय प्रभाव होता है, तो विद्युत धारा को आप लोग जब किसी चालक में प्रवाहित करते थे तो उसमें ताप उत्पन्न होता था। सेम मेरे भाई वही प्रोसेस है कि यदि आप को केमिकल प्रभाव देखना है तो विद्युत धारा को कहाँ फ्लो करना होगा, अम्ल में, क्षार में या लवण के विलयन में आपको विद्युत धारा को फ्लो कराना पड़ेगा। तब उसमें जो होगी विद्युत का अपघटन होने की क्रिया होती है। तो उस प्रकार की घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी आप इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी अम्ल, क्षार या लवण के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन में विद्युत धारा का क्या होता है, वैद्युत अपघटन होता है। तो इस प्रकार की घटना या क्रिया या प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्लियर? अब इसके नोट पॉइंट में आप लोग लिखते चलिएगा कि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे आप देखते हैं बैटरी जो होती है तो उसको आप लोग क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं।
यानी अलग से किसी वायु स्रोत से आप उसे विद्युत धारा देते हैं। जैसे विद्युत धारा पाती है तो वो किसमें चेंज करती है, केमिकल रिएक्शन करती है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये क्या है, एक वैद्युत अपघटन की क्रिया है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, किस में आएगा, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में आएगा। सही। आप और लिख सकते हैं दूसरा अगला नोट बना करके, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग संचायक सेल, आवेशन और चालक के या धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। आगे वाली हेडिंग बनाइएगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, W से। विद्युत ऊर्जा हो गया, कामा विद्युत धारा, धारा कामा धारा किससे डिनोट करते हैं, I से, कामा प्रतिरोध, प्रतिरोध तथा विभवांतर, या प्रतिरोध तथा समय लिख लीजिए, समय, समय को किससे डिनोट करते हैं, T से, में संबंध। हेडिंग समझिएगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय में क्या निकालना है, एक संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा और प्रतिरोध समय के बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि माना कोई एक चालक तार है या कोई चालक है जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, कैपिटल B, तथा उसमें I एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है। तो क्या उस चालक में कोई आवेश नहीं उत्पन्न होगा, होगा। T समय तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में उत्पन्न आवेश, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू T। आप लोग पढ़े हैं Q बराबर IT। यहाँ से आवेश Q का मान कितना पा गए, IT के इक्वल्स। क्लियर। अब यहाँ से लगाएंगे विभवांतर की परिभाषा से। तो आपको विभवांतर की परिभाषा तो याद ही है कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, V से। क्या लिख लेंगे पहले, विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो क्या हम लोग यहाँ से इम्प्लाइज दैट W की वैल्यू निकाल सकते हैं, W इज इक्वल्स टू BQ। मिल गया। अब यहाँ से देखेंगे कि Q का वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हुआ I इंटू T। तो ऊर्जा W इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, B इंटू I इंटू T। तो सॉल्व कर लेंगे तो W इज इक्वल टू VIT। क्या प्राप्त हो गया, W इज इक्वल्स टू VIT। याद रहेगा, ये जो ऊर्जा है किसके पद में है, विभवांतर के, धारा के और टाइम T के पद में फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लागू करने जा रहे हैं ओम के नियम से। तो लिखेंगे
ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर ना। तो अब समीकरण 1 का यूज कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? W इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो W इज इक्वल्स V के प्लेस पे क्या लिखेंगे? I इंटू आर, और क्या होगा? आई टी आपका बच जाएगा। कितना मिलेगा? W इज इक्वल्स टू आई में आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर आर टी। एक नया फार्मूला प्राप्त हो गया, आई स्क्वायर आर टी। इस फार्मूले का यूज कब किया जाएगा? जब आई आर और टी के पद में हमें फार्मूला चाहेगा, राइट। इस फार्मूले में विभवांतर नहीं है और इस फार्मूले में आपका प्रतिरोध आर नहीं है। तो समीकरण नंबर इसे क्या मान लेते हैं? 2। एक बार फिर से ओम का नियम लागू करते हैं। तो देखिएगा पुनः ओम के नियम से। ओम का नियम यही न है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो क्या मैं इम्प्लाइज दैट करके I इज इक्वल्स टू V अपान आर नहीं नोट कर सकते हैं? इसी वैल्यू को पुनः फिर से समीकरण 1 में रख दिया जाए तो लिखेंगे समीकरण 1 से निकालिए, कितना आ जाएगा? W इज इक्वल्स टू V इंटू आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे V अपान आर। तो V अपान आर इंटू क्या है? T। तो सॉल्व करेंगे तो ऊर्जा W इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। नया फार्मूला बन गया हमारे पास, V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरीके से फार्मूले प्राप्त हो गए। अब इन्हें आप सबको एक साथ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ऊर्जा W इज इक्वल्स टू वी आई टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान आर इंटू टी। शायद आपको पूरे फार्मूले भूल जाए तो इसे याद रखेंगे, पूरे फार्मूले का निचोड़ कंप्लीट हुआ। तो ऐसे मन से करते रहिएगा। देखिए ये हम आप लोगों को एक विद्यालय की तरह, क्लास की तरह पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे कापी पेन लेकर के साथ में बैठ कर के पढ़ा करें इस वीडियो के साथ, और क्रम से नोट करते चलें, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सही है? तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हेडिंग बनाते हैं यहीं से। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। यह जो विद्युत व्यय ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है। यदि आपका व्यय विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में संचित होता है तो जो भी विद्युत ऊर्जा हम लोगों ने प्राप्त किए हैं वो सभी की सभी किसमें चेंज हो जाएगी? ऊष्मा के रूप में चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात की ध्यान रखना है कि ऊष्मा को अधिकतर हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं मेरे भाई, उसे कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं।
ये जो सारे विद्युत ऊर्जा के मात्रक पाए ये किस में है? जूल में है। किसमें है भाई? जूल में है। लिख देता हूँ, इसका मात्रक क्या है? जूल। तो इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? कैलोरी में। तो देखिएगा, एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय होती है तो H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? W। और W का मान कितना है? DIT। किस में आएगा ये? जूल में। क्लियर? अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरी में। तो चूंकि एक फार्मूला नोट करेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। इसलिए हम लोग 1 जूल निकालेंगे, कितना प्राप्त होगा? 1/4.2 कैलोरी मिल जाएगा। तो इन सभी फार्मूलों में हम लोग जूल के प्लेस पे क्या नोट करेंगे? कैलोरी। तो कैलोरी लाने के लिए 4.2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ एक लाइन बढ़ाएंगे, उक्त समीकरणों से। तो लिखेंगे उक्त समीकरण 1, 2 और 3 से। देखिएगा पहला फार्मूला क्या बनेगा? समीकरण 1 वाला दिखाई दे रहा है ना? W इज इक्वल्स टू, W के प्लेस पे क्या लिखेंगे? H इज इक्वल्स टू VIT अपान 4.2। किस में बदल जाएगा? कैलोरी में। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का यूज करेंगे, इसका भी मात्रा क्या है? जूल है। तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी। इसी प्रकार तीसरे समीकरण का यूज करेंगे, तो H इज इक्वल्स टू B स्क्वायर अपान 4.2 R इंटू टी। किस में आ जाएगा आंसर? कैलोरी में। इसी प्रकार यदि आप एक ही लाइन में फार्मूला बनाना चाहते हैं तो सबको एक बार सजा कर लिख देंगे। तो क्या मिल जाएगा? H इज इक्वल्स टू VIT अपान 4.2 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? B स्क्वायर अपान 4.2 R इंटू टी कैलोरी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले से देखिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाएगा? न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए, तब तक आगे चलते हैं। हो गया? देखिएगा, इसके एक नोट पॉइंट लिख लेंगे कि जो 1 किलो कैलोरी होता है उसमें 1000 कैलोरी होता है। तो नोट कर लीजिए, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? 1000 कैलोरी। जो किलो कैलोरी है ये भी ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन क्या है? बड़ा मात्रक है। अब देखिए 1000 कैलोरी होता है तो क्या हम लोग इसे जूल में चेंज कर सकते हैं? एकदम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 कैलोरी में हम लोग कितना जूल पाए? 4.2 जूल। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
कितना बनेगा, दिखाई दे रहा है ना। 1000 को लिखते हैं 10⁻³ इंटू 4.2, किस में आ गया, जूल में। इसे सजा लेंगे 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ये जो है हम लोगों को 1 किलो कैलोरी के इक्वल्स है। नोट कर लेंगे। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए अब दिखाई दिया स्पष्ट। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक्स यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।